हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्वल यूनिवर्स की दूसरी एपिसोड आयरन मैन 2 मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। आयरन मैन 2 आयरन मैन पार्ट 1 के एंड से ही शुरू होती है, जिसमें हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क सबको बता देता है कि वही असली आयरन मैन है, जिससे उनका सब शॉक्ड हो जाते हैं। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टोनी ही आयरन मैन है और खुद ही ये सब रिवील भी कर देगा। टोनी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव टीवी पर जारी थी। यहाँ हम रशिया में बैठे एंटोनी वेंको को देखते हैं, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा है। ये ओल्ड मैन टोनी के फादर के पार्टनर थे और वो आर्क रिएक्टर उन्हीं ने टोनी के फादर के साथ मिलकर बनाया था। लेकिन बाद में एंटोनी वेंको लालच में आ गया और किसी और को ये बेचने की कोशिश की, तो टोनी के फादर ने उसे निकलवा दिया। तो वो साइबेरिया में चला गया और वहीं शराब पी पी कर अपनी जिंदगी तबाह कर दी। अब वो बीमार था और बूढ़ा भी, बस जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। वो अपने बेटे को बुलाता है, उसका बेटा इवान उसके पास आता है, लेकिन एंटोनी मर जाता है। इवान, जो कि खुद भी साइंटिस्ट था और क्रिमिनल भी, वो अपने डैड की मौत का जिम्मेदार स्टार्क फैमिली को ही समझता है और उनसे बदला लेने का सोचता है। और टोनी स्टार्क के पास आर्क रिएक्टर था, इसलिए इवान भी अपने डैड के आर्क रिएक्टर के काम को देखकर उससे असली आर्क रिएक्टर बना लेता है। वो अपने लिए एक इलेक्ट्रिकल पावरफुल सूट भी तैयार करता है ताकि टोनी से मुकाबले में वो उसे जाते ही हरा दे और अपने डैड की मौत और जिलावतनी का बदला ले सके। अब हम 6 मंथ बाद का सीन देखते हैं, जहाँ टोनी स्टार्क आयरन मैन के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। सब उसे सुपर हीरो मानने लगते हैं, लेकिन टोनी को पता चलता है कि ये सुपर हीरो गिरी उसे काफी महंगी पड़ी है, क्योंकि उसके रिएक्टर में जो प्लेटिनियम कोर है, जो उसे जिंदगी और उसके सूट को पावर दे रही है, वो उसके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता पॉइजनस कर रही है, जिससे वो धीरे धीरे मर रहा है। लेकिन उसके पास इसका अल्टरनेटिव भी नहीं है। वो इस बात को किसी को नहीं बताता। गवर्नमेंट भी आयरन मैन के सूट को देखकर लालच में आ गई थी। वो चाहते थे कि टोनी उनके लिए भी एक ऐसा सूट बनाए ताकि आर्मी ज्यादा पावरफुल हो जाए। वो चाहते थे कि इस टेक्नोलॉजी पर जस्ट गवर्नमेंट का राइट हो और उन्हीं के कंट्रोल में, लेकिन टोनी इनकार कर देता है। टोनी ने वेपन बनाना बंद कर दिए थे, तो गवर्नमेंट एक और वेपन मेकर जस्टिन गैमर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। साथ में उसे आयरन मैन जैसा सूट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। लेकिन वो जो रोबोटिक सूट बनाता है वो किसी काम के नहीं थे, बल्कि इंसानों के लिए खतरा थे। इस वजह से उसका बहुत मजाक बनता है, उसे शर्मिंदगी भी होती है। इस तरह उसे आयरन मैन जैसा सूट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी गवर्नमेंट वापस ले लेती है। इवान भी जल्द ही टोनी स्टार्क से मिलना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे मास्को से निकलना होगा, जिसके लिए वो नकली पासपोर्ट बनवाता है। इधर टोनी का प्लेटिनियम कोर भी उसके लिए खतरा बनता जा रहा था। टोनी को अब उस पर काम करना था ताकि वो उसे जिंदा रखे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मारता न जाए। उसे डर था कि अगर वो मर गया तो उसकी कंपनी को कौन संभालेगा। तो वो अपनी सेक्रेटरी पेपर पोर्ट्स को कंपनी का मालिक बना देता है। कागजी कार्रवाई के लिए नताशा आती है। उसके बाद टोनी एक कार रेस में हिस्सा लेने जाता है। रेस के दौरान इवान भी वहाँ पहुँच जाता है। वो अपनी ताकत दिखाने लगता है। वो टोनी की कार को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। इसी तरह टोनी की हेल्प के लिए उसके गार्ड उसका आयरन मैन सूट वाला सूट केस ले आता है। वो अपना न्यू सूट 5 पहनकर इवान का मुकाबला करने लगता है, लेकिन इवान के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का हंटर था। उस वजह से उस पर किसी भी वार का असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि टोनी हार जाएगा और इवान उसे मार देगा, लेकिन आयरन मैन तो आयरन मैन है। वो इवान को हरा देता है और फिर पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। टोनी इवान को पुलिस के पास जाकर मिलता है और कहता है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, अगर तुम अपनी मैग्नेटिक फील्ड को दोगुना करो और अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो तो फिर मुझे हरा सकते थे। तो इस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट को बेचकर अमीर क्यों नहीं हो जाते। उसके बाद टोनी वापस आ जाता है, तो पीछे से इस जगह इवान जैसा दिखने वाला आदमी आता है। उसका लिबास भी सेम इवान जैसा था। वो उसे एक बम अंदर पहुंचाता है, यानी यहाँ कोई है जो इवान की हेल्प कर रहा है। उसके बाद वहाँ धमाका होता है और नकली इवान मारा जाता है। असली इवान जस्टिन गैमर के साथ बच जाता है। जस्टिन गैमर आयरन मैन का एक तरह का दुश्मन ही है। वो आयरन मैन जैसा सूट नहीं बना पाया था। इसे जब इवान वेंको का उसे पता चला तो उसे बचा लिया, ताकि उसकी मदद से वो आयरन मैन जैसे सूट बनाकर गवर्नमेंट से टेंडर ले और पैसा बनाए। आयरन मैन का प्लेटिनियम कोर उसे आहिस्ता आहिस्ता मार रहा है, इसलिए उसे बार बार चेंज करना पड़ता था। टोनी उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, तो अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगता है। इसलिए घर एक पार्टी रख लेता है। वहाँ जेम्स रोड्स आता है। वो टोनी को बताने आता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि तुम आर्मी को रिप्रेजेंट करो, लेकिन आयरन मैन पार्टी में था तो वो उसकी बात नहीं सुनता। रोड्स उसके सूट में से एक सूट मार्क 2 पहनकर उससे फाइट करने लगता है। दोनों की फाइट के दौरान वहाँ धमाका भी होता है, लेकिन टोनी को कोई होश नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो नशे में था। रोड्स मार्क 2 सूट में यूएस आर्मी बेस आ जाता है। अगली सुबह टोनी डोनट खाने बाहर जाता है, तो वहाँ उसकी मुलाकात निक फ्यूरी से होती है। निक फ्यूरी उसे बताता है कि तुम्हारे फादर एक अच्छे साइंटिस्ट थे। वो शीट के लिए काम किया करते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा आर्क रिएक्टर बनाएं जिसकी मदद से दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी का तोहफा मिल सके। लेकिन तुम सीरियस नहीं हो। टोनी कहता है कि मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीऊंगा, मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो निक बताता है कि नताशा भी शील्ड के लिए काम करती है और ये तुम पर हर वक्त नजर रखे हुए थी। निक उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भी रखा है।
वो उसके साथ जाता है तो निक उसे एक बॉक्स देता है। टोनी इस बॉक्स को खोलता है तो उसमें बुक्स, रील्स और डॉक्यूमेंट्स होती हैं। वो एक वीडियो को प्ले करता है तो उसके फादर हार्वर्ड स्टार्क उसे एक सिटी के प्रोटोटाइप को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। टोनी को पता चलता है कि ये आर्क रिएक्टर का एक नक्शा है। वो कंप्यूटर की मदद से उसे एक होलोग्राफिक मूड में लाता है तो उसे सब कुछ नजर आने लगता है। अब टोनी स्टार्क जानता है कि उसके डैड ने पावरफुल आर्क रिएक्टर पहले ही इन्वेंट कर लिया है। टोनी अब इस पर काम करता है और वाइब्रेनियम बनाता है जिससे आर्क रिएक्टर इतना पावरफुल हो जाता है कि एक साथ 50 सूट्स को भी पावर दे सकता था। टोनी नया आयरन मैन सूट मार्क 6 बनाता है जो कि पहले 5 सूट से भी ज्यादा पावरफुल था। इसी दौरान उसे इवान की कॉल आती है जो उसे चैलेंज करता है। वो कहता है कि गैमर के साथ मिलकर मैंने आयरन मैन की तरह के सूट्स की आर्मी बनाई है, तो तुम उनसे फाइट करो तो तुम्हें मानूंगा। गैमर इंडस्ट्री का मालिक जेम्स गैमर एक एग्जीबिशन में लोगों को बताता है कि हमने आयरन रोबोटिक आर्मी बनाई है जो जंगल में इंसानों को रिप्लेस कर देगी। ये इंसानों से कहीं ज्यादा पावरफुल है और हमारे ऑर्डर भी मानेगी। इन्हें कंट्रोल करना हमारे लिए आसान होगा। यहाँ वो बताता है कि उसने मैरीन, नेवी और एयरफोर्स हर तरह की रोबोटिक आर्मी बनाई है। इस सब आर्मी को आयरन मैन मार्क 2 का वो सूट लीड कर रहा है जो कि रोड्स आयरन मैन की बेसमेंट से लाया था। गैमर ने उसे बहुत एडवांस कर दिया था। वो अब पावरफुल बन चुका था। उसे वो वार मशीन बुलाते हैं, लेकिन टोनी जानता था कि गैमर और गवर्नमेंट ने इवान को यूज करके ये रोबोटिक आर्मी नहीं बनाई, बल्कि ये गवर्नमेंट है जिसे इवान ने अपने बदले के लिए यूज किया और ये सब आर्मी अब इवान कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट नहीं। टोनी गैमर के पास जाता है और सारी बात समझाता है कि इवान कैसे शहर पर अटैक करने वाला है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। इसी दौरान इवान अपना काम शुरू कर देता है और वार मशीन का कंट्रोल उनसे छीनकर इवान अपने कंट्रोल में कर लेता है। टोनी सबको कहता है कि यहाँ से निकल जाओ और गैमर को बाकी आयरन आर्मी को डीएक्टिवेट करने का बोलता है, लेकिन वो सब अब इवान के कंट्रोल में थे। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। टोनी एक खाली मैदान में जाता है। यहाँ सारी आयरन आर्मी भी आ जाती है। अब यहाँ जंग होने वाली थी। यहाँ नताशा उनकी हेल्प के लिए आती है और इवान जिस जगह से आयरन आर्मी को कंट्रोल कर रहा था वो वार मशीन का कंट्रोल वापस रोड्स को देती है ताकि वो बाकी रोबोट्स को कंट्रोल कर सके, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। तो अब टोनी और रोड्स को ही इस आयरन आर्मी से फाइट करनी थी, तो वो रेडी थे। फाइट शुरू होती है तो वो दोनों रोबोट्स का मशीनी कीमा करना शुरू कर देते हैं। फाइट बहुत गुमसान की होती है, लेकिन जीतना तो आयरन मैन और रोड्स को ही था, वरना मार्वल सीरीज की नेक्स्ट मूवीज कहां से आती। अब जब रोबोटिक आर्मी खत्म हो जाती है तो इवान खुद सामने आता है। उसने एक पावरफुल सूट बनाया था, जैसा कि उसे टोनी ने सजेशन दी थी कि रोटेशन को दोगुना कर दो। तो अब उसका सूट इतना पावरफुल था कि किसी भी आयरन मैन सूट का मुकाबला कर सके। वो उसे विप्लैश बुलाता है। दोनों की फाइट शुरू होती है, लेकिन इवान आयरन मैन के काबू में नहीं आ रहा था। इवान टोनी के सभी पावर्स को जानता था, इसलिए उसने सबका तोड़ कर रखा था। अब आयरन मैन को याद आता है कि उसने और रोड्स ने रिप्लेसर बीम से एक बड़ा धमाका किया था। वो रोड्स और टोनी अपना रिप्लेसर बीम ऑन करते हैं, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और विप्लैश मारा जाता है। फिर निक फ्यूरी टोनी को बताते हैं कि इवेंजर इनिशिएटिव में आयरन मैन सूट को तो अप्रूवल मिल गया है, लेकिन टोनी को नहीं। अगर टोनी को इवेंजर इनिशिएटिव में रहना है तो कंसल्टेंट के तौर पर रहना होगा। टोनी मान जाता है और कहता है कि आपको एक काम करना होगा, सेनेटर को आपको कुछ करने का बोलना होगा। फिर हम देखते हैं कि सेनेटर एक तकरीब में टोनी और रोड्स को तगमा देता है कि आप दोनों ने बहादुरी दिखाते हुए कैलिफोर्निया और इस शहर को मुसीबत से बचाया है। ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर हम पोस्ट क्रेडिट सीन में मैक्सिको का एक इलाका देखते हैं जहाँ थोर का हथौड़ा आकर गिरता है और शील्ड को उसकी खबर हो जाती है, यानी कि अब नेक्स्ट मूवी थोर आने वाली है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मूवी थोर भी कुछ ही दिन में अपलोड हो जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।